विषय का नाम था योग आसन। तो हम बचपन से ही चंचल स्वभाव के व्यक्ति थे। समस्या के समाधान के लिए किसी ने आपको एक अच्छा मार्ग दे दिया है तो निश्चित है कि आपका समाधान हो जाएगा। क्यों नहीं करना भाई, कुछ ना कुछ तो करना है। अपने पास संसाधन है, दिमाग है, लिंक है, तो हमने कहा हम ऑनलाइन काम करेंगे। अरे यहाँ से एक अवार्ड मिलता है, इस अवार्ड के लिए हम आपके नाम को नॉमिनेट करते हैं। हमारे देश की युवा जो हैं ऐसे भ्रमित क्यों हो रहे हैं और हमारा देश इतना पीछे क्यों है खेल की जगत को लेकर। खेल भी कहीं ना कहीं योगा का ही एक पार्ट है। कहते हैं कि खेल खेल में योग हो जाता है, तो इस पर क्या कहना है? जहाँ अच्छी सोच है, जहाँ अच्छे विचार है, निश्चित है वहाँ पर विकास है और प्रगति है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीएम न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं दुर्गेश बहादुर प्रजापति। युवा एक ऐसा शब्द जिसे अगर उल्टा कर दें तो वायु हो जाता है, अर्थात वायु सा तेज ऊर्जा गुण अगर जिसमें है तो वास्तव में वही युवा है। और ऐसे ही युवा शब्द के एक तरह से कह लें कि उसको साक्षात्कार करने या उसको संदर्भित करने वाले एक ऐसे युवा ही हमारे बीच में हैं, डॉक्टर ब्रिजेश कश्यप जी, जिन्होंने योगा के क्षेत्र में, योगा ही नहीं योगा चिकित्सा कह लें या योग विज्ञान कह लें, उसके साथ में ही योगा थेरेपी और इससे संबंधित योग के क्षेत्र में जितनी भी क्षेत्र आते हैं उसमें आपने डॉक्टरी करते हुए एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। इससे पहले आपने बिहार में आयुष मंत्रालय के अंतर्गत कुछ समय तक काम किया और वर्तमान में कानपुर में आयुष मंत्रालय के अंतर्गत योगा इंस्ट्रक्टर के पद पर कार्यरत हैं। आपका बहुत ही 10 से 12 सालों का अच्छा अनुभव है इस क्षेत्र में। ये अपने देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी योगा क्लासेस लेते हैं और लोगों को, आने वाले युवाओं को, जो युवा हैं उनको प्रेरित करते हैं, जागरूक करते हैं और साथ में चिकित्सा भी देते हैं। और इसके साथ साथ में इनका अपना कश्यप योगा फाउंडेशन के ये मालिक भी हैं। तो आइए बात करते हैं। और इसके सबसे बड़ी उपलब्धि इन्होंने हाल में ही प्राप्त की है। हमारे पास में ये इनका सर्टिफिकेट है, रेडियंट बुक ऑफ रिकॉर्ड में इन्होंने एक बड़ा उपलब्धि प्राप्त की है, हासिल की है, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, मैं यही आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो सफ़र रहा है रेडियंट टैलेंट बुक ऑफ रिकॉर्ड का, ये सफ़र जो रहा है इसके पीछे की संघर्ष की कहानी, यहीं से हम आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। कैसा रहा है इसके पीछे? बहुत अच्छा लगा, आपने एक न्यू की, एक बेस की, एक बीम की शुरुआत के बारे में पूछा है। और जैसा आपने शुरुआत में कहा कि युवा, तो मेरा ऐसा मानना है इस धरती पर आने वाला हर जीव, हर चेतनशील प्राणी युवा से ओतप्रोत होता है, युवा ऊर्जा से ओतप्रोत होता है। बशर्ते हमारे अंदर उस ऊर्जा को अधोगामी और ऊर्ध्वगामी बनाने का संसाधन, उसका वातावरण कैसा दिया गया है उस पर डिपेंड करता है कि भविष्य में वो कैसा काम करेगा। तो मैं अपने गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का मैं कई जन्मों तक उनका आशीर्वाद नहीं भूल सकता हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का, वंदनीय माता जी का ही आशीर्वाद का स्वरूप है। इसकी न्यू की शुरुआत होती है हाई स्कूल करने के बाद। हमको हमारे पिताजी के भाई थे और उनका बहुत श्रेय जाता है उनको। आज जो कुछ भी हूँ मैं, उनका नाम था, सरकारी स्कूल में टीचर थे आप, राधे श्याम चौधरी नाम था। तो आपने हमको, मतलब हमारे पिता से चर्चा करके उन्होंने ज़बरदस्ती हमको युग निर्माण विद्यालय मथुरा में भेज दिया, जो कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा, उनके हाथों के द्वारा खोला गया विद्यालय था। तो वहाँ के नियम बहुत अनुशासन, बहुत डिसिप्लिन थे। और वहाँ मैं 1 वर्ष रह के पढ़ाई किया। हाई स्कूल के बाद 1 वर्ष तक माँ बाप से नहीं मिल पाए। अनुशासन था, नो डाउट अनुशासन था, बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था। तो कहते हैं ना कि जैसे नया बच्चा हो तो वो वहाँ बहुत सारी चीज़ सिखाई जाती थी, टफली, कर्मकांड, नैतिक शिक्षा, बोलना, उद्योग की चीज़ें, प्रिंट करना, अगरबत्ती बनाना, बहुत सारे। उसमें एक विषय था योग, विषय का नाम था योग आसन। तो हम बचपन से ही चंचल स्वभाव के व्यक्ति थे, लेकिन हाथ पैर इसी क्रम में ऐंठ लेते थे। तो वहाँ एक आयाम मिल गया कि भाई योगा आसन है। तो सुबह क्लास होती थी, तो बाई चांस उन पूरे क्लास में
सबसे अच्छा हाथ पैर घुमाना, हाथ पैर के इधर उधर कर लेना हमारा अच्छा रहता था। तो जब समय होता था क्लास का तो हम करते थे, तो वाही वाही होती थी, हमारे लिए ताली बजती थी, तो हमको बड़ा अच्छा लगता था। तो इसी क्रम में हमारे गढ़वाल विद्यालय का 2004 से 5 का क्रम वहाँ से आगे बढ़ा। फिर किसी ने हमको सजेस्ट किया कि आप जो है योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर लीजिए, अच्छा रहेगा। 2006-7 की बात है। उसके बाद हम कानपुर गए, हमने वहाँ से डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी के आशीर्वाद से अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र पे आपकी ही कृपा से मैंने योग शिक्षक ट्रेनिंग लिया। और फिर उसके बाद मैंने लखनऊ से इंटर की पढ़ाई पूरी की। और उसके बाद कार्रवाई चलता रहा कि हमें हरिद्वार विश्वविद्यालय में योग की पढ़ाई करनी है, क्योंकि योग का चस्का और ललक तो हमको लग गया था कि अब योग के फील्ड में ही काम करना है। तो कहते ना कि यदि समस्या के समाधान के लिए किसी ने आपको एक अच्छा मार्ग दे दिया है तो निश्चित है कि आपका समाधान हो जाएगा। तो बस ऐसे किसी ने कह दिया, तो बस मुझे ये हो गया कि अब योग के फील्ड में पढ़ाई करनी है। हम चले गए इंट्रांस के लिए। इंट्रांस में कैसे कैसे हमारा सिलेक्शन हो गया, हमने पढ़ाई किया और गुरु का आशीर्वाद रहा कि हमको हमारा स्कॉलरशिप पर डॉक्टर हमारे श्रद्धेय जी ने, डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने हमारा 5 साल का फीस भी स्कॉलरशिप के तहत कहें या अच्छा विद्यार्थी के तहत कहें या जैसे विद्यार्थी के तहत कहें, हमारा स्कॉलरशिप वहाँ मिलता रहा। हमने 5 साल अध्ययन किया। उसके बाद हमने डॉक्टर ज्ञानेश्वर मिश्रा जी के अंडर में हमने 3 से 4 वर्ष विदेश विभाग में विदेशों का अकोमोडेशन, उनका ट्रेनिंग देना, उनका व्यवस्था करना, उनको कर्मकांड सिखाना, उनको डफली बजाना सिखाना, मतलब बहुत सारी चीज़ उनको सिखाते थे। तो मेन जो प्रोटोकॉल था उनको योग सिखाना और कर्मकांड सिखाना। तो इस तरह जब हमारा मास्टर पूरा हो गया उसके बाद एक वैकेंसी आई हुई थी आयुष मिनिस्ट्री में। उसके बाद हमने उसमें फॉर्म भरा, उसमें 18 सीटें थी। तो उन 300 लोगों में हमारा फर्स्ट रैंक था। 300 लोगों में हमारा फर्स्ट रैंक था। तो जब ये रिज़ल्ट आया तो हमको यूनिवर्सिटी के लोगों ने कहा कि ब्रजेश तुम ज्वाइन कर लो, ये तो तुम्हारा अपना घर है, तुम कभी भी DSB भी आ सकते हो। जब चिमनी बहन ने ये बात कहा तो हमने कहा कि अब मुझे ज्वाइन कर लेना चाहिए। और 2015-16 की बात है, हम रिजाइन दिए और हमने जा कर के मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में CCRS का NPCDCS ज्वाइन किया। वहाँ पर हमने बिहार के गया में हमने NPCDCS विभाग में पूरे 4 से 5 साल वर्ष काम किए, जिसमें हमने बहुत ज़्यादा जो अनुभव लिया वो डायबिटीज़ के ऊपर रहा। ये मेरी बहुत अच्छी एक्सपर्टीज़ कहे, मेरी विशेषता कहे तो शुगर लेवल को, डायबिटीज़ को कैसे मैनेज किया जाए, इस पर बड़ा अच्छा कमांड काम किया। और बहुत सारे रिसर्च भी हमने इस पर पब्लिश किया। सबसे ज़्यादा पेशेंट हमने डायबिटीज़ के देखे और यही सब कारवा चलता रहा। फिर हमको बिहार बहुत दूर लग रहा था और घर वालों को प्रेशर था कि उत्तर प्रदेश में आ जाओ। तो जैसे तैसे एक पोस्ट आई हुई थी। हमने 2000 बहुत जल्दी ही अभी योगा वेलनेस सेंटर आयुष विंग जिला चिकित्सालय हमीरपुर में हमने सेम पद ज्वाइन किया, अभी करते हुए 2 वर्ष हो गया है। तो इस बीच में अभी जब पहला लॉकडाउन लगा था, आपने सुना होगा, तो ये था कुछ नहीं करना है। तो मेरे दिमाग में मैंने कहा, मैं चंचल स्वभाव का व्यक्ति था, तो क्यों नहीं करना भाई, कुछ ना कुछ तो करना है। अपने पास संसाधन है, दिमाग है, लिंक है, तो हमने कहा हम ऑनलाइन काम करेंगे। तो मेरे विचार में आया 3 मई से लेके 21 जून तक का 50 दिनों का मैंने काउंटडाउन लाइव सीरीज सेशन स्टार्ट किया। मेरे योग की फील्ड के जितने भी होनहार, अनुभवी और अच्छे लोग थे, सीनियर लोग थे, मैंने उनका नेटवर्किंग बनाया, उनसे कंसल्ट किया, उनसे रिलेटेड पम्पलेट बैनर मैंने खुद डिज़ाइन किए। जैसा भी गलत सही था, मेरे पास स्किल नहीं है बट थी, मैंने थोड़ा बहुत सीख रखा था। मैंने डिज़ाइन किया और उनको इनवाइट किया और ये 50 दिन का काउंटडाउन लाइव सीरीज सफल रहा। लोगों ने बड़ा प्रोत्साहन दिया हमको। फिर दूसरे वर्ष में 2021 में डॉक्टर विवेक महेश्वरी ने कहा कि ब्रजेश ये 50 दिन का कारवा थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है। और पिछले वर्ष मैंने बहुत डिफरेंट एकेडमिक लोगों को लेकर के आया था, अलग अलग विषय के लोग थे, लेकिन 2021 में हुआ वो सिर्फ 30 दिनों का था, जिसमें सिर्फ योग के एकेडमिक फील्ड के लोग को लेकर के हम आए थे। और ये कारवा चलता रहा, पूरे 30 दिन चला। जब 50 दिन का सेशन चला था तो उसके जो इनॉग्रेशन करे डॉक्टर ज्ञानेश्वर जी थे और इसका जो कंक्लूजन सीरीज था वो डॉक्टर प्रद्युमन सिंह शेखावत, जो कि हमारे PhD के गाइड थे, वो रह चुकी है। और जो दूसरा मैंने किया 2021 में, उसके जो फर्स्ट इनॉग्रेशन इन्होंने किया था, उनका नाम था डॉक्टर कामाख्या कुमार जी। और इनका जो कंक्लूजन सीरीज था, जो कि 2021 वाले योगा डे का जो किया कंक्लूजन सीरीज, डॉक्टर विवेक महेश्वरी जी थे। इस समय नकुलिश यूनिवर्सिटी में आप एसोसिएट प्रोफेसर पर काम कर रहे हैं।
तो इन सारे काम को देखते हुए मैंने YTTC के बहुत सारे बैच को पढ़ाया है, DSG में बहुत सारे पढ़ाया है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हमने कंपटीशन खेले हैं और बहुत सारे फॉरेनर स्टूडेंट्स को हमने टीच किया है। सबसे बड़ी बात कि बहुत सारे विदेश के फॉरेन के जितने भी योग के एक्सपर्ट थे, हमने उनको एक प्लेटफॉर्म यहाँ दिया, उनकी एक्सपीरियंसेस, उनकी नॉलेज हमने पब्लिक से शेयर किया। और यही कारवा इस बार भी हमने किया। वियतनाम, सिंगापुर, पोलैंड और USA, फिलीपींस, अलग अलग कंट्री, यहाँ तक कि पाकिस्तान जैसे देश से भी हमने लोगों को इनवाइट किया और योग के भंजीभूत होकर के हमने उनको एक अच्छा सार्वजनिक एक योग का आयाम सार्वजनिक किया। अच्छा लगा। तो ये सारी चीज़ें, ये आप जो देख रहे हैं रेडियंट टैलेंट बुक ऑफ रिकॉर्ड, इसके जो सर्वेसर्वा व्यक्ति हैं मिस्टर क्रांति कुमार महाजन जी, ये बहुत लंबे समय से हमको ऑब्ज़र्व कर रहे थे और इन्होंने 4-5 महीने पहले हमको फ़ोन किया कि कहा आपका नाम ऐसे ऐसे नॉमिनेट हुआ है, तो आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। तो उन्होंने हमसे हमारी CV मांगी। तो हमने CV लगभग 10 पेज की बना रखी है, उसमें बहुत सारी डिटेल हैं, तो दिया हमने। फिर उन्होंने 1 महीने बाद फिर हमको फ़ोन किया, तो बोले आपका हमारे यहाँ से एक अवार्ड मिलता है, इस अवार्ड के लिए हम आपके नाम को नॉमिनेट करते हैं और आपको इस डेट में लखनऊ आना है आपको अपना अवार्ड लेने के लिए। तो मुझे बहुत चीज़ें ईजी लग रही थी, बट मैं यहाँ आया तो मुझे ये अवार्ड लेकर के मन में एक उत्साह, उमंग मुझे महसूस हुआ कि मैंने कुछ काम किया है। उन्होंने हमारे बारे में बहुत सारी बातें बताई कि आपने जो काम किया है, मुझे लग रहा था जो मैं काम करूँ कोई देख नहीं रहा, लेकिन नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत लोग देखने वाले होते हैं। काम मैंने किया था, लेकिन क्रांति महाजन जी ने बताया कि आपकी जितने भी वेब सीरीज़ हुए, जितने भी ऑनलाइन सेशन हुए हैं, उन सभी को वो डेली अपने प्लेटफॉर्म पर शेयर करते थे, चाहे वो 50 दिनों का काउंटडाउन लाइव सीरीज रहा हो और चाहे वो 1 महीने का काउंटडाउन लाइव सीरीज रहा हो। जैसा कि उन्होंने कहा आपका जो थेरेपी, टीचिंग, ट्रेनिंग और टेक्निक और ट्रिक के जो चीज़ें हैं वो रियल में कश्यप योगा प्लेटफॉर्म पर मिलता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। मेरा नॉलेज, मेरा डेमोस्ट्रेशन और मेरा थेरेपी पैकेज, सारी चीज़ों को देखते हुए आपका कहना था कि आप अपने फील्ड में बहुत अच्छे महारत हासिल कर रखे हैं और ये अवार्ड बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार अटेंड करने के कारण एक अच्छी उपलब्धि पाने के कारण ये अवार्ड हमको दिया गया। और इसके लिए मैं रेडियंट टैलेंट बुक ऑफ रिकॉर्ड के ग्रुप को अपने हृदय से उनको मैं साधुवाद, धन्यवाद देता हूँ। आप ऐसे युवाओं को बीच में निखारें और लोग को प्रोत्साहन दें ताकि और भी युवा बाहर आ सके। ये तो आपकी एक शानदार उपलब्धि रही है, बहुत बड़ी बात है आज के समय में जब युवा भटकता हुआ नज़र आ रहा है। आज देख रहे हैं कि सोशल मीडिया और ये जो फिल्म इंडस्ट्री या सिंगिंग या डांस, इन्हीं सब चीज़ों में आज का युवा कहीं ना कहीं भ्रमित होता नज़र आ रहा है। अभी हम हाल ही में बात करें एक उदाहरण के तौर पर, तो हमारा देश अभी टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करके लौटा है, लेकिन अगर आप इसकी तुलना करें अन्य देशों से, इससे हमारे देश से छोटे देश जो हैं वो बल्कि हमारे देश से ज़्यादा मेडल लेकर आए हैं। हमारा देश इस बार एक शानदार प्रदर्शन करते हुए, रिकॉर्ड बनाते हुए इस बार 7 मेडल लेकर आया है, जिसमें नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो इस पर क्या कहना है आपका कि हमारे देश की युवा जो हैं ऐसे भ्रमित क्यों हो रहे हैं और हमारा देश इतना पीछे क्यों है खेल की जगत को लेकर? खेल भी कहीं ना कहीं योगा का ही एक पार्ट है। कहते हैं कि खेल से ही खेल में योग हो जाता है, तो इस पर क्या कहना है आपका? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, इस बात को जानते हैं कि सभी दुखों का कारण ही अविद्या है। अविद्या का मतलब एक साधारण भाषा में कहें तो जानकारी का ना होना, ठीक है ना। आपके ATM में 1000 रुपये रखे हैं और आपको यहाँ से कानपुर जाना है, आपके पास ATM भी है, आपके अकाउंट में पैसे भी हैं, लेकिन आपको ATM का पासवर्ड नहीं मालूम है, तो आपको पैसे निकालना नहीं हो पाएगा और आप यहाँ से कानपुर नहीं जा पाएंगे, आपको पहले जाना पड़ेगा, मतलब कष्ट होगा। यदि आपको किसी चीज़ की जानकारी ना हो तो निश्चित है कि आपको कष्ट होगा, समस्या पैदा होगा। तो युवा जब बढ़ रहा होता है, युवा को सही गाइडलाइन, सही मार्गदर्शन ना मिले तो समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता है, अपने आप को अधोगामी से ऊर्ध्वगामी नहीं बना पाता है। युवा के भीतर ऊर्जा होता है, एक सही गाइडलाइन, सही मार्गदर्शन आपको अधोगामी से ऊर्ध्वगामी बनाता है। जैसे पानी
जो बह रहा है नदी में, उस पानी को आप मशीन से, साधन से आप ऊपर चढ़ा देते हैं तो वही एनर्जी बन जाती है इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक ऐसे ही एक युवा को एक अच्छा वातावरण दिया जाए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए, एक अच्छा मार्गदर्शन दिया जाए, एक अच्छा ट्रेनिंग दिया जाए, जिसके युवा की ऊर्जा को हम अधोगामी से ऊर्ध्वगामी बना सकें। वही हमारे साथ हुआ। हमको एक अच्छा वातावरण DSBB यूनिवर्सिटी हरिद्वार दिया गया, एक अच्छा सूत्र दिया गया, गायत्री मंत्र का सूत्र दिया गया, एक अच्छा माहौल दिया गया और एक अच्छा उद्देश्य बताया गया। मेरा ऐसा मानना है कि युवा को सही सलाह, सही मार्गदर्शन देना बहुत ज़रूरी है। यदि मार्गदर्शन सही दे दें, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था कि देखो भीष्म पितामह ने संकल्प ले लिया है कि सबको कल वो मार देंगे, लेकिन वहीं पर कहा गया कि जब भीष्म पितामह प्रातःकाल साधना कर रहे हों तो जो उनकी पत्नी थी जा कर के पीछे से प्रणाम करें, और पीछे से प्रणाम करेंगे तो निश्चित है कि वो आशीर्वाद देंगे। तो हुआ यही, सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया। बाद में उठने के बाद फिर उन्होंने ही बताया कि आप मुझे कैसे मारेंगे। उन्होंने कहा कि आप अपने बीच में कल प्रातः युद्ध के समय आप शिखंडी, आपके बीच में शिखंडी नाम का है, उनको बीच में लाइएगा। मैं औरतों पर बाढ़ नहीं चलाता हूँ, उस समय आप मेरे ऊपर बाढ़ न्यौछावर कर दीजिएगा। तो मार्गदर्शन, युवा को मार्गदर्शन, सही मार्गदर्शन देना बहुत ज़रूरी है। सही मार्गदर्शन क्या करता है, आपको समस्या से समाधान की तरफ ले जाता है। यदि हम युवा को ना बताएं कि आपको ये पढ़ाई करना है या ये पढ़ाई करना है, ये करना या ये नहीं करना है, तो आप अपनी ऊर्जा को चलायमान करते रहेंगे और आप कहीं के नहीं पहुंचेंगे। आप ऊर्ध्वगामी जाने के बजाय आप अधोगामी चले जाएंगे। स्वभाव ऊर्जा का नीचे की तरफ जाने का ही होता है। ऊपर ले जाना है तो संसाधन, साधन, मशीन, फार्मूले का यूज़ करना पड़ता है। हमारे साथ यही हुआ। तो मेरा ऐसा मानना है कि युवाओं को एक अच्छे गाइडलाइन के साथ, एक अच्छे अनुभवी व्यक्ति के साथ रहना चाहिए, उनसे उनकी बातों को सीखना चाहिए। जहाँ अच्छी सोच है, जहाँ अच्छे विचार हैं, निश्चित है वहाँ पर विकास है और प्रगति है। बहुत ही शानदार बात आपने बताई कि युवा किस कारण भटकते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन अब योग की तरफ हम लौट रहे हैं कि जैसा कि आज लोगों के अंदर मानसिकता बनी हुई है योग को लेकर, तो योग का वास्तविक अर्थ क्या है, आशय क्या है योग। और आजकल आप देख रहे हैं कि युवा जो है अधिकतर जिम में टाइम वेस्ट करते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं वो जिम में। तो जिम और योग से अगर हम तुलना करें, कोरिलेट करें, तो आपके नज़रिए में, क्योंकि आप इतने बड़े एक्सपर्ट हैं योगा के, योग क्षेत्र में इतना अच्छा काम कर चुके हैं, इतना अनुभव है, तो आपसे बेहतर इस परिभाषा को, इस अर्थ, इसका आशय कोई नहीं स्पष्ट कर सकता है। तो सबसे पहले यही मैं जानना चाहूँगा और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, जिससे कि उनको ये अंतर स्पष्ट हो जाए कि योग क्या है, योग का आशय क्या है और ये जिम क्या है। जिम की तरफ आज जो युवा भटक रहे हैं, जा रहे हैं, अपने बॉडी को तंदुरुस्त बना रहे हैं, और जो सोशल मीडिया या अन्य प्लेटफॉर्म पर जो देखा जा रहा है आजकल, तो आप इसका आशय बताएं, दोनों में क्या अंतर। आप देखिए, सवाल थोड़ा क्रिटिकल है, बट मैं इसको क्लियर करने का प्रयास करता हूँ। योग जीने की चीज़ है। हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा है, योग जीवन जीने की कला है। अब इसको समझिएगा आप। योग का अर्थ जो है जीवन जीने की कला है। जीवन अर्थात बर्थ टू डेथ, जन्म से मृत्यु, जीवन जीना, टाइम्स गोइंग ऑन, जो समय जा रहा है वो जी रहे हैं। जैसे अभी आप मेरा एक शॉर्ट इंटरव्यू ले रहे हैं, कि हम जी रहे हैं, टाइम गोइंग ऑन। जीवन जीने की कला, कला इन द सेंस कई सारे शब्दों के बीच में एक आवाज़ पिरो दिया जाए तो वो गाना बन जाता है। बहुत सारे बाजा साथ में बजाए जाए मैनेज करके तो वो साउंड बन जाता है, अच्छा म्यूजिक बन जाता है। तो जब आपके जीवन में हर चीज़ व्यवस्थित हो जाता है, आपका सोचना, समझना, उठना, बैठना, खाना, पीना, चलना, बोलना, सब कुछ जब व्यवस्थित हो जाता है तो फिर वो कला हो जाता है, मतलब प्रबंधन, मैनेजमेंट। तो जीवन में जो कुछ भी चीज़ें हैं, यदि आप उसका व्यवस्थापन व्यवस्थित ढंग से कर लेते हैं तो आप निश्चित है योग कर रहे हैं। योग का मतलब कहीं नहीं है कि आपको हाथ पैर उठाना है, आपको टांग फैलाना है। यदि आप अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे विचार वाले व्यक्ति हैं, अच्छे समय से उठ रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, आपका आहार और दिनचर्या सही है, तो आप योगी हैं, आप योग में जी रहे हैं।
हाथ पैर उठाने को योग नहीं कहते हैं। हमारे गुरुदेव ने कहा है योग जीवन जीने की कला है। आपके सोचने में, विचारने में एक अच्छा सकारात्मक मोड़ होना चाहिए, एक अच्छी पॉजिटिविटी का डायमेंशन होना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप योग में जी रहे होते हैं। अभी आपने कहा कि जिम, हाँ आज का पैटर्न जो है जिम का बहुत चल गया है, इसको भी क्लियर कर देते हैं। देखिए योग और जिम में क्या अंतर है बेसिक। जब आप योग करते हैं तो आपके बॉडी में आइसोटोनिक और इसोटोनिक मूवमेंट होता है, जबकि जिम में नहीं होता है। जिम क्या करता है, हमारे मसल्स को फ्लेक्सिबल नहीं बनाता है, जिम मसल्स को गेन करता है। और आपकी रीढ़ की हड्डी, आपका शरीर जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, आप उतने ज़्यादा नौजवान हैं। और जिम करने वाले व्यक्ति कभी फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें मसल्स गेन होते हैं। शुरुआत में तो अच्छा लगता है, मसल्स गेन होते हैं, आपके एब्स बनते हैं, बाजू में मसल्स आते हैं, सबको अच्छा लगता है, लेकिन सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए। तो जिनको बहुत ज़्यादा शोबाजी करनी होती है, दिखावा करना होता है, उनके लिए अच्छा है। हेल्थ पर्पज़ के लिए कहें तो बहुत अच्छा नहीं होता है। योग क्या करता है, योग आपको अंदर से मजबूती देने का काम करता है। एग्जाम्पल समझिए आप, योग के बहुत सारे डायमेंशन हैं। एक व्यक्ति जिम कर रहा हो तो जिम करने के बाद उसको सिगरेट पान खाने का मन करेगा, लेकिन कोई व्यक्ति योग करके उठा हो तो उसको सिगरेट पान खाने का मन नहीं करेगा। इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। तो योग यदि आप करते हैं तो निश्चित है कि आप अंदर से पॉजिटिव बनते हैं, आप अंदर से मधुमक्खी बनते हैं। मधुमक्खी मतलब जहाँ सुगंध होगा, जहाँ पॉजिटिविटी होगी, जहाँ अच्छाई होगा वहीं जाएगा, और मेहनती होगा। जिम में ऐसा नहीं होता है। जिम यदि करते हैं आप, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मक्खी बनते हैं, आप निगेटिव हो जाते हैं, लेकिन उसका बहुत शॉर्ट डायमेंशन है कि आपके सिर्फ मसल्स ही मजबूत होते हैं। ये कोई कहे कि आप जिम से पॉजिटिविटी बनती है आपके अंदर, आप जो है बहुत अच्छे हो जाते हैं, तो ये डायमेंशन थोड़ा अधूरा है। ये बहुत ही शानदार आपने अर्थ जो निकाला, जो बताया, इसके बीच में डिफरेंस है। जो हमारे युवा हैं भटके हुए हैं अगर योग और जिम को लेकर, तो ये डॉक्टर साहब ने बहुत ही शानदार उसका आशय बताया है, दोनों को डिफाइन किया है। इतना तो हो गई, लेकिन अंत में ज़्यादा बड़ा इंटरव्यू हो जाएगा, नहीं तो मैं बस अंत में एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा। आप एक युवा के एक तरह से मार्गदर्शक हैं, एक तरह से प्रेरणा स्रोत हैं आने वाले युवाओं के, क्योंकि आपने इतनी कम समय में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ये हमारे सामने जो आप रेडियंट टैलेंट बुक ऑफ रिकॉर्ड देख रहे हैं, ये इतना बड़ा यहाँ तक पहुँचने में ये कोई आम बात नहीं है। बहुत समय लग जाता है, बहुत संघर्ष लग जाता है, बहुत ही मेहनत लगता है। तो इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले तो, और इसके साथ में अंत में बस मैं यही जानना चाहूँगा कि अब यहाँ तक का सफ़र इतना शानदार रहा, इसके पीछे बहुत सारे संघर्ष रहे हैं, बहुत सारा परिश्रम रहा है, बहुत सारा मेहनत रहा है। तो इसके साथ ही जो युवा हैं, जो भटके हुए हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे इस क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में युवा अपने को स्टेब्लिश करके और अच्छा काम कर सकते हैं? क्योंकि युवा ही कहते हैं देश के भविष्य होते हैं, भविष्य कहे जाते हैं। तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे वो आगे बढ़ें, कैसे ही नाम रोशन करें, एक अच्छा मुकाम हासिल करें? बहुत ज़्यादा मित्र मैं व्याख्यान नहीं करूँगा, मैं बहुत शॉर्ट और टिकली मैं फार्मूला देता हूँ। एक फार्मूला है, आप अपने ऊपर काम करें। जब आप अपने ऊपर काम करते हैं तो आप अपने आप को निखार रहे होते हैं। दूसरी बात, थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनिए। आप जब कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं ना, तो आपकी उम्र बढ़ रही होती है। जब उम्र बढ़ ही रही है तो कुछ करते हुए बढ़ाइए, प्रोडक्टिव बनिए, अपने ऊपर काम करिए, प्रोडक्टिव बनिए। और एक ख़ास बात, थोड़ा सा पैसेंस रखिए, धैर्य रखिए। ये जो आपने आम का बीज आज लगाया है, तो कल आपको उससे आमिया नहीं मिल सकता है। आपको उससे, उस बीज से आपको यदि आमिया और आम खाना है तो 1 साल वेट करना पड़ेगा। आपको धैर्य रखना पड़ेगा, उसका केयर करना पड़ेगा, हवा पानी धूप से उसे बचाना पड़ेगा, उसको खुराक देना पड़ेगा, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, तब जाके वो बीज आपको कल को आमिया और आम देगा। तो जो लोग भी युवा मेहनत कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, तो अपने ऊपर काम करें, अपने आप को प्रोडक्टिव बनाएं और थोड़ा सा धैर्य और पैसेंस रखें। जब आप धैर्य पैसेंस रखते हैं तो टाइम क्या है, आपको प्रोडक्टिव बनाता है, आपको एक रिजल्ट देता है। मेरा यही मानना है कि जितने भी युवा मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं,
आपके इस पॉलिटिकल मंत्रा के चैनल के माध्यम से जितने भी लोग मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि आप अपने ऊपर काम करें, अपने आप को प्रोडक्टिव बनाएं और इसके साथ ही पैसेंस बनाए रखिए। जब आप पैसेंस रखते हैं तो समय के साथ साथ जो कच्चा मियाँ होता है, खट्टा मियाँ होता है, कुछ दिन बाद बारिश के बाद थोड़ा सा मीठा हो जाता है, अच्छा हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विजेश कश्यप जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतना समय देने के लिए। दी पॉलिटिकल मंत्रा टीम को आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। अगले पड़ाव में हम फिर से एक नए विषय के साथ, एक नए शख्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। और देखते रहिए TPM न्यूज़ दी पॉलिटिकल मंत्रा। और साथ ही अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।